यश चोपड़ा द्वारा बनाई गई फिल्म दीवार हिंदी सिनेमा की सफलतम फिल्मों में से एक है। कहा जाता है कि इस फिल्म की कहानी अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान के जीवन पर आधारित थी। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन का नाम विजय था। विजय फिल्म में मजदूर नेता बने सत्येन कप्पू का बेटा था। सत्येन कप्पू मजदूरों के हक के लिए फैक्ट्री मालिकों से लड़ाई लड़ता है, पर फैक्ट्री मालिक उसे और उसके परिवार वालों को जान से मारने की धमकी देते हैं, तो डरकर सत्येन कप्पू फैक्ट्री मालिकों की बात मान लेता है। इस बात से नाराज होकर फैक्ट्री के मजदूर सत्येन कप्पू पर जानलेवा हमला कर देते हैं, जिससे डरकर वह घर छोड़कर भाग जाता है। इसके बाद मजदूर उसके बेटे विजय को पकड़कर उसके हाथ पर मेरा बाप चोर है लिख देते हैं। विजय जीवन भर अपने हाथ पर लिखे मेरा बाप चोर है को लेकर कानून से नफरत करता है। उसका मानना था कि दुनिया उसी की सुनती है जिसके पास पैसा होता है। फिल्म दीवार में अमिताभ बच्चन के हाथ पर लिखे गए मेरा बाप चोर है जैसी ही एक घटना पिछले साल जयपुर में सामने आई थी। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल ठाकरे आपका अपने इस परिवार में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप अपने इस परिवार में नए हैं या अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। साथ ही साथ दोस्तों, कहानी में लास्ट तक बने रहे और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही चैनल पर एक नया कंटेंट शुरू कर रहा हूं, इसमें आपके जो भी कमेंट होंगे उनका जवाब वीडियो के लास्ट में जरूर दिया जाएगा, तो दोस्तों कमेंट जरूर करें। क्योंकि मेरा अभी यह चैनल नया है इसलिए मुझे आपके सहयोग की बहुत ज्यादा जरूरत है, कृपया अपना सहयोग बनाए रखें। तो चलिए दोस्तों, अब आपका समय नहीं लेते और जानते हैं आज की क्राइम की कहानी। इस घटना में ससुराल वालों ने एक महिला के माथे पर लिख दिया था मेरा बाप चोर है। जयपुर के आमेर इलाके के रहने वाले रामलाल की बेटी मालती की शादी अलवर जिले के थाना रैनी के अंतर्गत रहने वाले जग्गू से तय हुई, तो मालती तो खुश थी ही, उसके घर वाले भी बेहद खुश थे। इसकी वजह ये थी कि मालती की ये दूसरी शादी थी। इस तरह एक बार फिर उसका घर बसने जा रहा था, इसीलिए सभी खुश थे। मालती की दूसरी शादी जग्गू से मालती की पहली शादी जिला दौसा में हुई थी। शादी के बाद कुछ दिनों तक तो सब ठीक ठाक चला था, लेकिन बाद में पति उससे मारपीट करने लगा था। मालती पति की यह मारपीट सहती रही। पति पहले उसे 2-4 दिनों में मारता पीटता था, लेकिन जब वह उसे रोज ही मरने पीटने लगा तो परेशान होकर मालती ने यह बात अपने माता पिता को बता दी। माता पिता और तो कुछ कर नहीं सकते थे, मालती को अपने यहाँ बुला लिया। मालती माँ बाप के यहाँ आई तो लौटकर ससुराल नहीं गई। रामलाल उसकी दूसरी शादी के लिए लड़का तलाश करने लगे। किसी रिश्तेदार से उन्हें थाना रैनी के अंतर्गत रहने वाले जग्गू के बारे में पता चला, तो उन्होंने मालती की शादी उसी से तय कर दी। मालती और उसके घर वालों को लगा कि अब उसकी जिंदगी आराम से गुजर जाएगी। 14 जनवरी 2015 को सामाजिक रीति रिवाज से मालती की शादी जग्गू से हो गई। मालती आंखों में सुहाने सपने लिए एक बार फिर ससुराल आ गई। पहली बार भी वह गांव में ब्याही गई थी, इस बार भी उसकी शादी गांव में ही हुई थी। ससुराल आकर मालती हर बहू की तरह पति और उसके घर वालों की सेवा करने लगी। दिन भर वह घर के कामकाज में लगी रहती, उसके बाद पति की सेवा करती। शुरू में यहां भी सब ठीक ठाक रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद यहां भी उसे दहेज न लाने का ताना मारा जाने लगा। मालती कर ही क्या सकती थी, चुपचाप उनके ताने सुन लेती। वह पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि कुछ कर पाती। वही क्यों, न तो उसके मायके में कोई पढ़ा लिखा था और न ही ससुराल में। ससुराल वाले मालती से दहेज के रूप में 51,000 रुपए पिता से मांग कर लाने के लिए कह रहे थे। मालती को अपने पिता रामलाल की हैसियत का पता था। 51,000 तो क्या, उनके लिए तो 5100 रुपए भी एक बड़ी रकम थी। इसीलिए वह चुपचाप ससुराल वालों की बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती थी। इससे मालती के ससुराल वालों को लगा कि सिर्फ बातों से ही काम नहीं चलेगा। उन्होंने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। धीरे धीरे यह मारपीट बढ़ती ही गई। मालती ने कई बार मां बाप से अपनी परेशानी बताई, पर रामलाल ही क्या करते। उनके पास पैसे ही नहीं थे जिसे देकर वह बेटी को परेशानी से उबार लेते। वह मालती को समझा बुझाकर ससुराल भेज देते कि आगे चलकर सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हुआ। धीरे धीरे मालती पर होने वाले अत्याचार बढ़ते ही गए। हद तो तब हो गई जब ससुराल वालों ने उसके माथे पर मेरा बाप चोर है गुदवा दिया। इतने पर भी उन्हें संतोष नहीं हुआ तो उन्होंने उसके हाथों और जांघों पर अश्लील शब्द गुदवा दिए। कहा जाता है कि यह मानवीय अत्याचार करने से पहले पति ने अपने भाइयों के साथ मिलकर मालती को कुछ सुंघा दिया था।
उसके बाद उसके हाथों पैरों को बांधकर मुंह में कपड़ा ठूस दिया गया, जिससे वह विरोध न कर सके। मालती को पूरी तरह से असहाय करके उन्होंने उसके शरीर पर कई जगह उसके पिता के नाम के साथ गालियां गुदवा दी थीं। ससुराल वालों ने मालती की हालत ऐसी कर दी थी कि वह किसी को अपना मुंह तो क्या हाथ तक नहीं दिखा सकती थी। वह साड़ी के पल्लू से आंखों तक माथा और दोनों हाथों को छिपा कर रखती थी। जब पिता को पता चला बेटी पर होने वाले अत्याचारों का सन 2016 के जून महीने में रामलाल को बेटी पर होने वाले अत्याचारों के बारे में पता चला तो वह उसकी ससुराल पहुंचे। बेटी की हालत देखकर उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि बेटी के साथ ससुराल वाले ऐसा अत्याचार करेंगे। रामलाल बेटी को अपने घर ले आए और चूना और तेजाब की मदद से उसके माथे पर लिखे मेरा बाप चोर है और शरीर के अन्य अंगों पर लिखे अश्लील शब्दों यानी गालियों को मिटाया गया। मालती को जितनी पीड़ा ये सब गोदने में सहनी पड़ी थी, उससे कहीं ज्यादा उन्हें मिटाने में सहनी पड़ी। मालती के हाथों पर लिखी गालियों को गोदने वाली मशीन से फूल बनवा कर मिटवाया गया। पिछले साल यानी जून 2016 के आखिरी सप्ताह में जयपुर में यह मामला मीडिया में सुर्खियां बना तो पुलिस और प्रशासन ने इस मामले की जांच शुरू की। पता चला कि जयपुर कमिश्नरेट की महिला थाना उत्तर पुलिस 10 दिनों तक इस तगासे को दबाए बैठी रही। मामला उछला तो पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ प्रताड़ना और दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर लिया। अगले दिन पुलिस ने मालती के घर जाकर उसका बयान लिया और कावटिया अस्पताल ले जाकर उसका मेडिकल कराया। मामला सुर्खियों में आया तो राजस्थान महिला आयोग ने खुद इस मामले को संज्ञान में लेकर पुलिस उपायुक्त उत्तर को फटकार लगाते हुए पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की। मामला दिल्ली तक पहुंचा तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने इस घटना को गहरा आघात बताया। उन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग को मामले की जांच करने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री के निर्देश पर 28 जून 2016 को राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य रेखा शर्मा मामले की जांच करने जयपुर पहुंची। उन्होंने मालती और उसके घर वालों से मामले की विस्तार से जानकारी ली, साथ ही पुलिस से भी रिपोर्ट मांगी। राजस्थान महिला आयोग की अध्यक्ष सुमन शर्मा भी अन्य सदस्यों के साथ मालती से मिलने महिला थाना उत्तर पहुंची। उसकी हालत देखकर वह सन्न रह गईं। पुलिस ने पीड़िता मालती के बयान के आधार पर उसकी ससुराल वालों की धरपकड़ के लिए 3 टीमें अलवर, रैनी और दिल्ली भेजी। इसके अलावा एडिशनल डीसीपी और थाना आमेर के थाना प्रभारी अपनी एक टीम के साथ मालती के घर पहुंचे, जहां मालती से ही नहीं उसके आसपास रहने वाली महिलाओं से भी घटना के बारे में विस्तार से जानकारी ली। इसके बाद रैनी जाकर ससुराल वालों तथा आस पड़ोस वालों से भी पूछताछ की गई। उसकी ससुराल तथा आस पड़ोस वालों का कहना था कि उनके समाज में गोदना गोदने की प्रथा तो है, लेकिन मालती के शरीर पर यह सब किसने गुदवा दिया इसका उन्हें पता नहीं है। विवाद में आ गई राज्य महिला आयोग की सदस्य पुलिस जांच चल ही रही थी कि एक नया विवाद खड़ा हो गया। सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हो गई, जिसमें राजस्थान महिला आयोग की अध्यक्ष सुमन शर्मा बैठी थीं और आयोग की सदस्य सौम्या गुर्जर इस अमानवीय अत्याचार की पीड़िता मालती की सेल्फी ले रही थी। कहा जा रहा था कि वह फोटो 28 जून 2016 की थी, जब राज्य आयोग की अध्यक्ष व सदस्य पीड़िता से मिलने गई थी। इस फोटो के जरिए लोगों ने सवाल उठाए थे कि महिला आयोग की पदाधिकारियों ने पीड़िता की पहचान क्यों उजागर की। इस विवाद पर राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष सुमन शर्मा एवं सदस्य सौम्या गुर्जर ने अपने अपने तरीके से सफाई दी। प्रदेश कांग्रेस की मीडिया चेयरपर्सन डा. अर्चना शर्मा ने मालती के साथ सेल्फी खींचने की निंदा करते हुए महिला आयोग की कार्यप्रणाली पर ही सवाल खड़े कर दिए। उनका कहना था कि सदस्य सौम्या गुर्जर ने पीड़िता के साथ इस तरह सेल्फी लेकर उसका गंभीर मजाक उड़ाया है। सेल्फी के इस मामले ने तूल पकड़ा तो राज्य महिला आयोग की सदस्य सौम्या गुर्जर ने 30 जून 2016 को इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर सफाई दी कि लोगों ने सेल्फी लेने के मामले को गलत तरीके से पेश किया है, जो नैतिकता के खिलाफ है। विवाद के बाद उन्होंने नैतिकता के आधार पर पद छोड़ा है। उनका कहना था कि पुलिस को इस बात की भी जांच करनी चाहिए कि जब वह पीड़िता की काउंसलिंग कर रही थी तो पुलिस के अलावा वहां तीसरा आदमी कैसे आ गया जिसने फोटो वायरल कर दी। पीड़िता बहुत डरी हुई थी, इसलिए उन्होंने उसे फोन दिखाकर सामान्य करने की कोशिश की थी। वह अपनी फोटो देखकर खुश हो गई थी। उन्होंने वह फोटो वायरल करने के लिए नहीं खींची थी। वह महिला आयोग की सदस्य थी, इसलिए उन्हें नियम कायदे पता थे। सौम्या गुर्जर ने भले ही सफाई दे दी थी, लेकिन राष्ट्रीय महिला आयोग ने सेल्फी खींचने को गलत ठहराते हुए अध्यक्ष सुमन शर्मा और सदस्य सौम्या गुर्जर को 4 जुलाई 2016 को दिल्ली तलब किया। हालांकि राज्य महिला आयोग ने फोटो खींचने वाली बात को जांच का विषय बताते हुए सोशल मीडिया पर वायरल हुई फोटो को सेल्फी मानने से इनकार कर दिया था।
राज्य महिला आयोग की सदस्य सौम्या गुर्जर के इस्तीफे के बाद आयोग की अध्यक्ष सुमन शर्मा के इस्तीफे की मांग होने लगी थी। तब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी और तत्कालीन शिक्षा मंत्री कालीचरण सराफ को उनके बचाव में मैदान में उतरना पड़ा। इन दोनों नेताओं ने ही नहीं, पूरी पार्टी ने अध्यक्ष को क्लीन चिट देते हुए कहा कि सेल्फी लिए जाने वाली बात से वह पूरी तरह से अनजान थी। राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन ललिता कुमार मंगलम ने 4 जुलाई 2016 को दिल्ली में इस पूरे प्रकरण की जानकारी जुटाई। इसके बाद महिला राज्य आयोग की अध्यक्ष सुमन शर्मा को राष्ट्रीय महिला आयोग के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने को कहा। विवाद बढ़ने के बाद जुलाई 2016 के दूसरे सप्ताह में मालती का पति जग्गू अपनी ससुराल पहुंचा और वहां सबसे हाथ जोड़कर और पैर पकड़कर माफी मांगी। उसका कहना था कि उसने नहीं, गांव में उसके पड़ोस के रहने वाले कुछ लोगों ने मालती के माथे तथा हाथों पैरों पर गलत बातें लिख दी थीं। उसका कहना था कि उसने पत्नी को छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है, इसके लिए वह माफी मांग रहा है। यही नहीं, वह और उसके घर वाले मालती को अपने साथ ले जाना चाहते थे। रामलाल भी सब भुला कर बेटी का घर बस जाए, इसके लिए जग्गू को माफ करके बेटी को भेजने के लिए तैयार हो गए। अब इन बातों को करीब 1.25 साल बीत चुका है। मालती अपनी ससुराल में रह रही है। वह और उसके पिता भले ही इन बातों को भूल जाएं, लेकिन माथे और हाथों पर गोदने के निशान मालती पर हुए अमानवीय अत्याचारों को भला कैसे भूलने देंगे। दोस्तों, कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। उम्मीद है कि कहानी में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपको अटपटा लगा हो। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर कल एक नई क्राइम की सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।